हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। लेकिन आप लोगों से एक बात कहनी है। हम किसी भी क्लास में आपको कुछ होमवर्क टाइप दे दे रहे हैं, लेकिन किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। आप लोगों से कहना है कि आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट कीजिए। और मैं स्पेशली ये क्लास ऐसे मजबूर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ही बना रहा हूँ जो पेड क्लास नहीं ले सकते या कोचिंग करने के लिए जिनके पास आर्थिक दिक्कत है। तो कम से कम शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज और जो भी हम दे रहे हैं होमवर्क, आप उसको करके, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे उत्प्रेरण या कैटेलिसिस के बारे में। उत्प्रेरण क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये उत्प्रेरण। जैसे आमतौर से आप गांव में या अपने मोहल्ले में, शहर में, कहीं भी आप देखते हैं तो आपको कई तरीके के लोग मिलते हैं। मतलब वो खुद तो कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे से करवाने की कोशिश करते हैं। दूसरे को या तो किसी काम के लिए प्रोत्साहित करेंगे या उनको डिमोरलाइज करेंगे, उनको हतोत्साहित करेंगे कि अरे यार ये काम करने लायक नहीं है, मत करो इस काम को, परेशान हो जाओगे। चाहे वो फंसाने की कोशिश करेंगे कि अरे यार इस काम को आप करिए, आपको ये फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप काम अच्छा है तो आप करते हैं, आपकी अच्छी अच्छाई के लिए करता है तो आपका प्रोत्साहन बढ़ जाता है। और अगर अच्छा काम भी है, कोई हतोत्साहित करता है तो आप डिमोरलाइज भी हो जाते हैं, आप उत्साहित नहीं हो पाते हैं, आपका मूड जो है ऑफ हो जाता है और आप उस काम को नहीं करते हैं। तो वही चीज है उत्प्रेरण। उसी चीज को आप उत्प्रेरण कहते हैं। उसी तरीके से उत्प्रेरण का मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया को प्रभावित कर देते हैं, या तो उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे या उसके स्पीड को, उसके वेग को कम कर देंगे। उन पदार्थों को उत्प्रेरक कहेंगे और इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहा जाता है। उत्प्रेरण, इसको सबसे पहले बर्जिलियस साहब ने 1835 ईस्वी में उत्प्रेरण के बारे में बताया था। सन 1835 ईस्वी में बर्जिलियस ने उत्प्रेरक के बारे में बताया था। उन्होंने केवल ये कहा था, बर्जिलियस साहब ने, उनके हिसाब से जो परिभाषा है बर्जिलियस के अनुसार, बर्जिलियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक
उत्प्रेरक कहते हैं। इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहा जाता है। ये बर्जीलियस साहब के अनुसार था। बर्जीलियस साहब ने ये कहा था 1835 में कि ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया को, जिसकी उपस्थिति में किसी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है, और जो प्रक्रिया ये होती है उसको उत्प्रेरण कहा जाता है। लेकिन बाद में ऑस्टवाल्ड साहब ने जो इसकी परिभाषा दिया, उसके हिसाब से, ऑस्टवाल्ड के हिसाब से ये परिभाषा थी, और वही परिभाषा सटीक भी है, सही भी है। आज के प्रयोग के आधार पर आज के वैज्ञानिक जो निष्कर्ष निकाले हैं उत्प्रेरण का, उसके हिसाब से वही परिभाषा सही है। इन्होंने केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन वास्तव में उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। या तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा या अभिक्रिया का वेग घट जाएगा, दोनों स्थिति होती है। अभिक्रिया का वेग घटना और बढ़ना दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, और दोनों प्रक्रियाओं में उत्प्रेरण ही कहा जाएगा। ऑस्टवाल्ड के अनुसार आप परिभाषा देख सकते हैं। ऑस्टवाल्ड के अनुसार ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में किसी अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो जाता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। यही है। या तो आप खुद जानते हैं, दो तरीके के लोग मिलेंगे आपको समाज में। एक जो है, आपको अगर आपका मूड नहीं है कोई काम करने का, तो आपको जो है थोड़ा सा वो प्रोत्साहित कर देंगे, तो आप उस काम को तेजी से करने लगेंगे। मतलब नहीं मूड है तब भी आप उस काम को करेंगे। और एक ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको डिमोरलाइज करेंगे। कोई काम करने की इच्छा है आपको, तो आपकी इच्छा इतनी दबा देंगे, आपको उसके खिलाफ बोल देंगे कि अरे यार ये काम मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर आप उस काम को छोड़ के बैठ जाएंगे। निगेटिव दिशा में भी ले जाएंगे, आपको ले जाने वाले लोग मिलेंगे, और पॉजिटिव दिशा में भी। वही ये पदार्थ उत्प्रेरक होते हैं। इसी तरीके से जो अभिक्रिया में जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे, अभिक्रियाओं को भी प्रभावित करने वाले या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे या घटा देंगे, दोनों काम होगा। आप दोनों तरीके के आप उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। आप जो उदाहरण मैं दे रहा हूं आप देखिए, जैसे
पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। वैसे अगर आप पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा तापमान तक आप गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तब जो है ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। लेकिन अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अगर आप पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बहुत ही कम तापमान पर आसानी से प्राप्त हो जाती है। ये 2KCl प्लस 3O2 ये ऑक्सीजन गैस। पोटेशियम क्लोरेट से अगर आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त करनी होती है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अगर पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस तीव्र गति से बनती है। अगर पोटेशियम क्लोरेट अकेले गर्म करेंगे तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा, तब जाके ऑक्सीजन गैस बनेगी। इसलिए यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ये उत्प्रेरक का काम करती है। ये उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक का काम करती है। पोटेशियम क्लोरेट ये जो है अभिकर्मक है, इसको गर्म करेंगे तो आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अब उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं वो आप देखेंगे। उत्प्रेरण का वर्गीकरण। उत्प्रेरण का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेलिसिस। उत्प्रेरण का वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। उत्प्रेरण, पहले आप इनके भौतिक अवस्था, उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों और जो अभिकारक होते हैं उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण करेंगे। तो आप देखेंगे उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं। इस आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। उत्प्रेरकों और अभिकर्मकों की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है।
उत्प्रेरकों और अभिकर्मक आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक तो आपके जैसे सामंजस्य, आपके समान रहेंगे एकदम, और वही आपको जो है डिमोरलाइज करेंगे या आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप इस काम को करिए या मत करिए। तो वो आपके समान हो गए। और एक ऐसे होंगे जो आपसे अलग हटके, आपके अलग विचार के या आपके व्यक्तित्व से अलग होते हैं, उस तरीके के लोग भी आपके उत्प्रेरण में या आपके कार्यस्थल में या आपको आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के बारे में बात करेंगे, या आपसे जो है उसके खिलाफ बात करेंगे कि आप इस काम को मत करिए। दो तरीके के लोग मिलेंगे। तो जो समान होंगे लोग वो आपके बराबरी की तरीके से नजर आएंगे, आपके तरीके के नजर आएंगे। उसी तरीके से इसमें उत्प्रेरक और अभिकर्मक की भौतिक अवस्था जब सेम होगी, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं सेम होगी, या तो सभी गैसीय अवस्था में होंगे या द्रवीय अवस्था में होंगे या ठोस अवस्था में होंगे, सेम उनकी जाति बिरादरी के होंगे। और एक ऐसे भी होंगे जो उनसे अलग हटके होंगे। यानी अगर गैसों की अवस्था है, गैसीय अभिकर्मक हैं, तो उसमें ठोस उत्प्रेरक हो सकते हैं या द्रवीय उत्प्रेरक हो सकते हैं, तो अलग हो जाएंगे, उनकी जात बिरादरी से अलग हो जाएंगे, उनके व्यवस्था से अलग होंगे। तो ऐसे भी होंगे। तो इसके आधार पर दो प्रकार के होंगे। अगर सेम होंगे, जिस तरीके के उत्प्रेरक जिस तरीके के अभिकर्मक हैं उसी तरीके के उत्प्रेरक हैं और उत्पाद भी उसी तरीके का बन रहा है, तो ऐसे उत्प्रेरण को हम जो है समांगी उत्प्रेरण बोलते हैं। पहला है समांगी उत्प्रेरण। होमोजीनियस कैटेलिसिस, इसको हम समझ लेते हैं फिर दूसरा बताएंगे। होमोजीनियस कैटेलिसिस हमने आपको जिस हिसाब से बताया, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि होमोजीनियस कैटेलिसिस क्या होता है। होमोजीनियस कैटेलिसिस का मतलब कि जिसमें उत्प्रेरक, अभिकर्मक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है, वे ऐसा उत्प्रेरण जो होता है समांगी उत्प्रेरण कहलाता है या होमोजीनियस कैटेलिसिस। जिस उत्प्रेरण में उत्प्रेरक, अभिकर्मक व उत्पाद की अवस्था समान होती है, वह समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। तथा ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। जिस उत्प्रेरण में उत्प्रेरकों की अवस्था जो होती है अभिकर्मक और उत्पाद के समान होती है, उनको समांगी उत्प्रेरण कहते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अभिक्रिया से सल्फर ट्राई ऑक्साइड के निर्माण में ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है उसके उपस्थिति में जो अभिक्रिया होगी समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होगी SO2 प्लस O2 इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में जो है सल्फर ट्राई ऑक्साइड 2SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण, चूंकि नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और उत्पाद भी गैस है। ये सभी जो है गैसीय अवस्था में है, इसलिए यह आप कह सकते हैं समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। दूसरा है विसमांगी उत्प्रेरण। विसमांगी उत्प्रेरण या इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस विसमांगी उत्प्रेरण नाम से ही ये आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें हमने आपको जैसे बताया है कि जिस उत्प्रेरण में, या हमने कहा आपसे बताया कि समाज में ऐसे लोग होते हैं जो आपसे अलग हटके होंगे, आपसे अलग तरीके के होंगे, वो भी आपको या तो प्रोत्साहित करेंगे या हतोत्साहित करेंगे। वही प्रक्रिया यहाँ पर है। भौतिक अवस्था जो होगी वो उत्प्रेरक की, वो उत्पाद और जो अभिकर्मक होते हैं उनसे अलग होगी। तो इसको आप नोट कर लेंगे। जिस उत्प्रेरण में उत्पाद, अभिकर्मक आदि से उत्प्रेरक की अवस्था अलग होती है, वह विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है तथा ऐसे उत्प्रेरक को विसमांगी उत्प्रेरक बोलते हैं। विसमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसे उत्प्रेरक को विसमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। जो उत्प्रेरण, जिस उत्प्रेरण में उत्पाद, अभिकर्मक और उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में होते हैं, इसमें हमने आपको जो उदाहरण दिया था पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन के निर्माण का, आप उसमें आप देख सकते हैं ये विसमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है 2K। या दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन के निर्माण में आयरन और मॉलिब्डेनम, इसमें आयरन जो है वो भी ठोस होता है, मॉलिब्डेनम भी ठोस होता है। इसके बारे में आपको और भी डिटेल बताएंगे।
तो अमोनिया का जो निर्माण होता है ये विसमांगी उत्प्रेरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, लेकिन जो आयरन और मॉलिब्डेनम जो उत्प्रेरकों का मिश्रण जो है ये दोनों ठोस अवस्था में होते हैं। इस तरीके से आप विसमांगी उत्प्रेरण भी समझ गए होंगे। अलग है, ये ठोस है और सभी तीनों गैसें हैं। अब इसके बाद आपको अगली क्लास में हम जो उत्प्रेरण का वर्गीकरण दूसरे आधार पर है, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर है, उनके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।